और सिग्नल डिवाइस ढूंढने लगा। लेकिन तभी अचानक पायलट जाग गया। गौर से देखने पर जैक को समझ आया कि पायलट अभी भी जिंदा है। अच्छी बात यह थी कि उसे सिर्फ सिर में चोट लगी थी। तभी पायलट ने विमान हादसे की असली वजह बताई। उसने कहा कि जब उनका विमान इस रहस्यमयी समुद्री इलाके में पहुंचा था, तभी सारे सिग्नल अचानक गायब हो गए थे। खतरे को समझते हुए वह तुरंत विमान वापस मोड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक रहस्यमयी हवा ने पूरे विमान को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही सेकंड में विमान हवा में ही टूटकर बिखरने लगा और उसके बाद वह बेहोश हो गया। पायलट के अंदाजे के मुताबिक वे लोग फिलहाल जमीन से हजारों किलोमीटर दूर किसी अनजान जगह पर फंसे हुए थे। तभी अचानक पायलट को याद आया कि विमान में एक बैकअप वायरलेस सिस्टम भी मौजूद है, लेकिन ढूंढने पर उन्हें पता चला कि सिग्नल डिवाइस पहले ही खराब हो चुका है। ये सुनते ही जैक और कैट की जिंदा बच निकलने की आखिरी उम्मीद भी धीरे धीरे टूटने लगी। अब उनके पास कैंप वापस लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन तभी बाहर से अचानक एक अजीब डरावनी आवाज सुनाई दी और पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग डर गए और तुरंत खिड़कियों की तरफ देखने लगे। तभी विमान के बाहर एक विशाल परछाई गुजरती दिखाई दी। उसके कदमों की आवाज से पूरा जहाज कांपने लगा। पायलट बाहर देखने के लिए जैसे ही शीशे के पास पहुंचा, उसी पल कोई खतरनाक चीज उसे पकड़कर बाहर घसीट ले गई। ये देखकर कैट जोर से चीख पड़ी। जैक उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही उस रहस्यमयी जीव ने पायलट को खून से लथपथ कर दिया। पायलट की मौत के बाद माहौल और भी डरावना हो गया, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, विमान एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगा और अचानक वो पेड़ से टूटकर नीचे गिर पड़ा, जिससे तीनों इधर उधर जा गिरे। जैक ने बिना समय गवाए तुरंत सिग्नल डिवाइस उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। पीछे से आती दहाड़ें उनके डर को और ज्यादा बढ़ा रही थी। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वह रहस्यमयी जीव उनके पीछे नहीं आया, जिससे तीनों ने राहत की सांस ली और वापस कैंप की तरफ लौटने लगे। लेकिन कैंप पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां दो लोग आपस में लड़ रहे थे। जैक और माइकल तुरंत बीच में पहुंचे और दोनों को अलग करने लगे। पूछताछ करने पर पता चला कि जेम्स को शक था कि पूरे विमान हादसे के पीछे कर्ली का हाथ है, क्योंकि जिस हिस्से में कर्ली बैठा था वहां मौजूद बाकी सभी लोग मर चुके थे और सिर्फ वही जिंदा बचा था। ये सुनते ही कर्ली गुस्से से भड़क उठा और माहौल फिर से लड़ाई जैसा हो गया। लेकिन तभी केट जोर से चिल्लाई और दोनों को किसी तरह शांत कराया। इसके बाद उसने सबको बताया कि उन्हें सिग्नल डिवाइस मिल चुका है, लेकिन वह पूरी तरह खराब हालत में है। अगर उन्हें यहाँ से मदद बुलानी है तो पहले उस डिवाइस को ठीक करना बेहद जरूरी है। ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि किसी को भी ऐसी मशीन ठीक करनी नहीं आती थी। आखिर में कर्ली आगे आया और बोला कि वह इसे ठीक कर सकता है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक जेम्स फिर से उस पर भड़क उठा। ये देखकर जैक अब और सहन नहीं कर सका और उसने गुस्से में जेम्स को चुप रहने की चेतावनी दे दी। क्योंकि जैक वाकई गुस्से में था, इसलिए जेम्स बिना कुछ बोले शांत हो गया। इसके बाद हंगामा खत्म हुआ और एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल कर्ली पहले सेना में कम्युनिकेशन ऑफिसर रह चुका था और यह सिग्नल डिवाइस भी मिलिट्री विमान की थी, इसलिए उसे ठीक करना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह तुरंत काम में जुट गया और कुछ ही देर बाद उसने सिग्नल डिवाइस को दोबारा चालू कर दिया। लेकिन परेशानी यह थी कि बैटरी बहुत कम बची थी। अगर उन्हें मदद के लिए सिग्नल भेजना था तो डिवाइस को किसी ऊंची जगह पर ले जाना जरूरी था। लेकिन जब केट ने पूछा कि आखिर कितनी ऊंचाई चाहिए, तब कर्ली ने जंगल के बीच मौजूद एक विशाल चट्टान की तरफ इशारा किया। ये देखकर केट का चेहरा उतर गया, क्योंकि वो अभी अभी मौत के मुंह से बचकर निकली थी और अब वो फिर से जान जोखिम में डालना नहीं चाहती थी। लेकिन उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए कैट बिना जैक को बताए बाकी 4 लोगों के साथ उस खतरनाक जंगल के अंदर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में अचानक जेम्स भी उनके पीछे आ गया। उसने जानबूझकर कैट को धक्का मारा और अकेले आगे निकल गया। उसकी घटिया हरकतें देखकर अब केट भी उससे चिढ़ने लगी थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर यही इंसान उनकी जान बचाने वाला था। काफी मुश्किल पहाड़ी रास्ता पार करने के बाद वे लोग घने जंगल तक पहुंच गए, जहां जेम्स अब भी लगातार कर्ली को प्लेन क्रैश के लिए ताने मार रहा था। उसकी बातें सुन सुनकर आखिरकार कर्ली का गुस्सा फूट पड़ा। वह पलटकर जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी लोग तुरंत घबराकर सामने की झाड़ियों की तरफ देखने लगे। झाड़ियों के अंदर कोई खतरनाक चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। ये देखते ही सभी लोग डर से कांप उठे और तुरंत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जेम्स अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। जब बाकी लोग काफी दूर निकल गए, तब उसने अपनी पिस्टल निकाली और सामने की तरफ गोलियां चला दी। लेकिन वह जीव भी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। इतनी गोलियां लगने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। तभी किस्मत से जेम्स की एक गोली सीधे उस चीज के कमजोर हिस्से पर जा लगी। अचानक एक जोरदार चीख सुनते ही सभी लोग घबराकर वापस उस तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जीव को ठीक से देखा, तभी उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक विशाल खूंखार पोलर बियर था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतने गर्म और घने जंगल वाले टापू पर पोलर बियर आखिर आया कहां से। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद प्लेन क्रैश के बाद उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि आखिर एक पैसेंजर विमान में जेम्स बंदूक लेकर कैसे घूम रहा था। सबके सवाल उठाने पर उसने तुरंत सफाई दी कि उसे ये बंदूक एक मरे हुए पुलिस वाले की लाश से मिली थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पुलिस बैज भी निकाल कर दिखाया, जिसके बाद लोगों का शक थोड़ा कम हुआ और वे दोबारा पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी अचानक डिवाइस ने फुल सिग्नल पकड़ लिया। ये देखकर कर्ली ने तुरंत मदद का सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि रेस्क्यू चैनल पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था। मतलब इस टापू पर उनके अलावा भी कोई और मौजूद था जो मदद के सिग्नल भेज रहा था। लेकिन यह बात समझ से बाहर थी कि इतनी सुनसान जगह पर भला उनके अलावा कोई दूसरा इंसान कैसे
कैसे हो सकता है। सभी लोग अभी इसी सोच में डूबे हुए थे कि तभी डिवाइस के अंदर से अचानक किसी महिला की आवाज सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वह एक फ्रेंच महिला थी, जिसे सुनते ही सभी लोगों को लगा कि यह रेस्क्यू टीम है। यह सोचकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत फ्रेंच जानने वाली लड़की से रेस्क्यू टीम से बात करने को कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सभी के चेहरे उतर गए, क्योंकि वो कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, बल्कि मदद की गुहार लगाती एक पुरानी रिकॉर्डिंग थी। तभी